हेलो एवरीवन। एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, कंप्लीट हो चुका है। ओके, कंप्लीट एक दो पॉइंट और लिखाने आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप तुम समझ जाओगे, ठीक है ना। कंप्लीटली वेन डायग्राम पर डिपेंडेड। मैंने बोला ना कि तुम एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पर तुम अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले सोचोगे एडिशनल वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो वेन डायग्राम से, लेकिन वेन डायग्राम फॉर्मूले से वेन डायग्राम नहीं बना सकते, राइट। तो ट्राई किया करो वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो जाए। वेन डायग्राम से इजी आता है, ठीक है ना। वेन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो देगा ना एडवांस मेंस में, वेन डायग्राम बेसिक देगा। तुम वेन डायग्राम से करोगे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकाल दोगे, लेकिन अगर फॉर्मूला लगाओगे तो हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम जितने भी हैं जैसे भी प्रैक्टिस करो, ओके। और आज की क्लास लास्ट क्लास में हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा था, कंपाउंड इवेंट। आइए तुमने समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। उससे पहले जो भी फंडा था समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे तो क्वेश्चन निकालेंगे। उसके बाद आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो पहले एक तो नोट लिख लेना, नोट लिख लो, नोट एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे यहां लिख लेना। मैंने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ा दिया, लेकिन डिपेंडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई नोट नहीं है। ये है कंडीशनल एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम फॉर एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, इफ A, B, C are three events from a sample space S of a random experiment, अब मैं बोलूंगा, देखो हमने जो फंडा पढ़ा है ना वो पढ़ा है एटलीस्ट 1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं एटलीस्ट 1 नहीं, एग्जैक्टली 2, 3 इवेंट है मेरे पास। अब इनमें से बोलते हैं एग्जैक्टली 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है ये बोलते हैं एग्जैक्टली 1 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। लेकिन या फिर बोलते हैं कोई भी इवेंट हो ना उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, 1 माइनस एटलीस्ट को हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कोई भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये फंडा क्या है, नंबर 1 इसमें देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly occurrence of exactly 2 events, समझ में आया ना। एग्जैक्टली 2 मतलब ए बी सी में से दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चाहे वो ए बी हो जाए सी ना हो, चाहे वो बी सी हो जाए ए ना हो, चाहे वो ए सी हो जाए बी ना हो, और 2 इवेंट से कम भी नहीं, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, देखना ध्यान से। मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वेन डायग्राम है, ये क्या है, सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट, 3 इवेंट है, 1 2 3, राइट है कि? देखो 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूं? ये कंप्लीट को, इतना पूरा पार्ट, ये कंप्लीट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सुनते चलना। और ये पूरा पार्ट इतना, ये कितना है, बी इंटरसेक्शन सी, ओके। एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो एक और पार्ट दिख रहा है ना, ये मिड सेंटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, क्या तुम इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोल सकते हो ना? तीनों का कॉमन पार्ट है ना, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो अब ध्यान से देखो, तुम्हें ओनली 2 इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इसका आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इधर लिख रहा हूं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 इवेंट्स, सुनना मेरी बात, क्या लिखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, क्या 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, राइट है कि नहीं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी,
राइट है कि नहीं? लेकिन तुम ध्यान से देखो ए यूनियन बी ये एक बार ऐड हो चुका है, ठीक है ना? देखना ध्यान से, ए यूनियन बी दो इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये ऑलरेडी ऐड हो चुका। नेक्स्ट बी यूनियन सी में भी ऐड हो चुका, दो बार ऐड हो गया, बी यूनियन सी में हो गया क्या ऐड। नेक्स्ट ए यूनियन सी में भी ऐड हो गया, तो मतलब ये कितनी बार ऐड हो चुका है? 3 बार, 3 बार ऐड हो चुका है क्या? बट आई नीड ओनली वन टाइम, तो मैं क्या करूं, -2 इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो। समझ में आ गया? ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? कैसे निकाला समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला तुम्हें आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी तुम्हें आता है, समझ में आया ना? देखो कैसे, तुमने जब प्रोबेबिलिटी ए और बी की निकाली तब ये पार्ट ऐड हुआ ये, उसके बाद बी और सी की निकाली तब भी ये पार्ट ऐड हुआ, और जैसे ए और सी की निकाली तब भी पार्ट ऐड हुआ, मतलब 3 टाइम्स ऐड हो गया। बट आई नीड ओनली 1 टाइम, तो 2 टाइम को घटा दो, आंसर आ गया, ठीक है ना? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके नेक्स्ट, तो क्वेश्चन समझना है एग्जैक्टली 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3 इवेंट है, तो निकाल सकते हो सीधा वो फॉर्मूला अपना के। वेन डायग्राम बनाना, तुम और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या भाई? सेकंड पॉइंट, नोट नंबर 2, नोट नंबर क्या 2 क्या है? तुम एक बात बताओ, इफ वही है, अब सेकंड नंबर एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए बी सी अकर, समझ में आया ना? ओनली एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, 3 में से एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये फंडा कैसे लिखूं मैं? देखो वेन डायग्राम बनाता हूं मैं इधर, ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट अगेन दिस इज सी। तो देखो एग्जैक्टली वन इवेंट, पहले तुम बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट अगेन, प्लस उसके बाद ये वाला ऐड करूंगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, समझते चलना। लेकिन देखो तुमने जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऐड किया तो इतना पार्ट तो ऐड हो गया क्या? हो गया ना? हो चुका है कि नहीं? और जैसे तुमने इसको ऐड किया तब भी ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो चुका, तो माइनस एक बार कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके समझ में आ गई बात? नेक्स्ट ऐसे देखो, जब ये तुम ये ऐड कर रहे हो, एक मिनट पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, मैं फॉर्मूला लिखाता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज दैट क्लियर नॉट? ये फंडा तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? समझ में आई ना बात? कैसे फंडा किया है आप देखते हैं वेन डायग्राम से, राइट है कि नहीं? वेन डायग्राम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंडा इन एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो वेन डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट है कि नहीं? ओके अब तुम कोई पहले तुम क्या बोलो, ओनली एग्जैक्टली वन इवेंट की, मतलब ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बट नॉट बी। तो ये जो पार्ट है ना ये बी में भी आ रहा है और ये ए में भी आ रहा है, राइट है कि नहीं? ये जो इतना पार्ट है ना ये बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो मुझे ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, मतलब ये पार्ट की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ना? ये पार्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सिमिलरली ये पार्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, नॉट अदर पार्ट्स, और सिमिलरली ये पार्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इज दैट क्लियर नॉट? तो तुम क्या करोगे, ये जो पार्ट है ना ये सर एक बार जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इस कंप्लीट सर्कल की प्रोबेबिलिटी आ रही है। देखो जैसे तुम ये लिखोगे तो ये तो एक कंप्लीट इवेंट है कि नहीं? तो तुम्हारे पास एक कंप्लीट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें से माइनस, जैसे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालूंगा, मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ऐसे बी लिखोगे तो बी के लिए कंप्लीट सर्कल की आ रही है, लेकिन मेरे पास ओनली इतना चाहिए, ओनली बी के लिए, नॉट ए और सी। तो क्या लिखोगे तुम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये दो बार सबट्रैक्ट हो गया। अब जैसे तुम सी की लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा हाँ अभी एक इसमें से एक ये भी इवेंट घटेगा, ये भी तुम घटाओगे, ये भी तो घटाना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में तो ये भी आ गया, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और कर देना। ए में से ये दो पार्ट घटाओगे, घटेगा नहीं, बी में से ये पार्ट घटाओगे, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट भी घटाना पड़ेगा, ये पार्ट भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट सी के लिए, सी के लिए सर एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी हट चुका है, अब ये पार्ट हटाना है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी सब कितनी बार रहेंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, हटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया ना। और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ओके, कितनी बार आ गए सब। लेकिन देखो तुम जैसे इसको दो बार हटाओगे तो ये देखो ये वाला पार्ट, सारे के सारे पार्ट दो बार हटने चाहिए, मतलब ये भी दो बार हटना चाहिए, ये भी हर बार देखो, इसमें से हटाओगे तब दो बार हटना चाहिए, इसमें से हटाओगे तब दो बार हटना चाहिए, इसमें से हटाओगे तब दो बार हटना चाहिए, हटेंगे। लेकिन ये एक्स्ट्रा बार हट गया, कैसे हट गया देखो, मतलब ये एक बार तो इससे हट रहा है, एक बार इससे हट रहा है, एक बार इससे हट रहा है, एक बार नहीं दो बार एक्स्ट्रा हट गया, दो बार एक्स्ट्रा हटेगा। बट मुझे क्या चाहिए, एक बार यहां से हट जाए, एक बार यहां से हट जाए, एक बार यहां से हट जाए, तो ये एक्चुअल में 6 बार हट चुका है, तो मुझे क्या करने को 3 बार ऐड करना पड़ेगा। 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इज दैट क्लियर नॉट। तो इसको सॉल्व करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो मैं लिखना भूल गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। देखो ये और ये मिलके कितने हो गए, 2, ये और ये मिलके 2, और ये और ये मिलके 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा वेन डायग्राम फंडा, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ये वेन डायग्राम का फंडा समझ लेना, रटेगी नहीं। नेक्स्ट अच्छा मैं तुमसे बोलूं, नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और ए माइनस बी का फंडा मैंने तो बताया था कल, इसको था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वा, इसको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये और ये एक ही होता है, कंफ्यूज मत होना। कल को तो मैं लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, मतलब इसका मतलब है इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट बी बट नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सारा का सारा फंडा मैंने वेन डायग्राम समझाया था, अगर तो वेन डायग्राम ध्यान होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली तुम्हारी जानकारी बता दूं, जेई एडवांस 2017, ओके 2017, so important question है according to JEE Mains, exactly P exactly one of A और B अगर कितना है, equals to probability of exactly one of B और C अगर equals to probability of exactly one of A और C अगर, क्वेश्चन को समझ लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस सारे के साथ किसके इक्वल 1/4 के। ओके, अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अगर साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, कितना है इसकी वैल्यू 1/16, ओके, ठीक है ना,
then the probability that at least one of the event occur is A option 3/16, B 7/32, C 7/16 and D 7/64. क्वेश्चन को समझ में आया क्या? एग्जैक्टली टू इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी किस में से? एग्जैक्टली वन इवेंट, सॉरी नॉट टू, किस में से? ए और बी में से। एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ बी और सी, एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ ए और सी, इन सब की वैल्यू कितनी? 1/4। साइमल्टेनियसली 3 इवेंट्स अकर, साइमल्टेनियस मतलब तीनों इवेंट की एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, ए एंड बी एंड सी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बना कितना के बना? 1/16। ओके, पूछा गया एटलीस्ट वन इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट, इसका तो मैं बताया था करता हूं फंडा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आ गया? ये पूछा तुमने, हटेगी नहीं कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो मैंने अभी बताया था, 2 इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट है, सुनना मेरी बात, दिस इज ए दिस इज बी, हटेगी नहीं? तुम्हें पूछे एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ ए और बी, मतलब एक ही इवेंट होनी चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, बी बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, ये बी में आ रहा है, बी ये पार्ट जो है ना ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो ये पार्ट नहीं चाहिए, तो या तो ये और या फिर ये, आइदर ये क्योंकि और लगा हुआ है, आइदर दिस और दिस बट नॉट बोथ, ठीक है ना? तो तुम क्या लिखोगे इसके लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो एक कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट सर्कल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पार्ट घटाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या चाहिए? या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुमने ऐड किया तो एक्चुअल में ये भी ऐड हो गया, तो मैं करना पड़ेगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो एक्चुअल में ये क्या बने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो कितना के बने? तुम बोलोगे 1/4। ओके, सिमिलरली एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, तो सिमिलरली केस आ गए सब, सेमी केस बना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बोलो कितना? 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 1/4। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना? ये तुम्हारे पास फंडा आ चुका है। अब क्वेश्चन हो चुका, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बोलो इतना इजी क्वेश्चन आज आया हुआ है, बोर्ड की एग्जाम लाइव क्वेश्चन है, आईडी से एडवांस 2017 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है ना? तो तुम इजीली कर सकते हो। मैं इसको रफ कर दूं, पूछा क्या है इसको रफ कर दो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तो तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन का फंडा रह गया है, रेडी? तो मैं एक्चुअल में देखो इसको, ये जो फंडा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तुम्हारे पास फंडा क्या है देखो ध्यान से, इसको तुम क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी, सॉरी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास ये रही, और ये देखो इनको एक बार ऐड करके लिख लेना, इन तीनों को एक बार ऐड करके लिख दो। तो तीनों को ऐड करूंगा 1 प्लस 2, इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, इसको बोलूं 3। तुमने जैसे ही ऐड किया देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और यहां से 2 कॉमन आ जाए, तो ये फंडा क्या आ गया? 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखते चलना, प्लस 2 इंटू 2 तो वाले लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ये ऐड होंगे, सारे डिफरेंस से 2 कॉमन आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इन सबको ऐड किया तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया? 3/4। ओके, तो यहां से 2 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया? 3/8। समझ में आ गई बात? और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है कितना? 3/8।
ओके एंड द वैल्यू ऑफ दिस कितना है 1/16 ओके सो नाउ यू विल टेक द एलसीएम 16 एज एलसीएम ओके तो यहाँ 6 + 1 आंसर विल बी 7/16 बोला कुछ खास था क्या इसमें कुछ भी क्वेश्चन में खास नहीं है ठीक है ना अगर तुम्हें एडिशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का पूरा फंडा पता होगा ये स्पेशल नोट्स तक तो तुम इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो राइट है कि नहीं कुछ खास था क्या कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में खास एक्चुअल में क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लायक है ठीक है ना आइए आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते ठीक है आज मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक बता दूंगा क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक है ना बहुत शानदार टॉपिक है बहुत मजेदार टॉपिक है कि नहीं अगला क्वेश्चन लिखिएगा ओहो अगला क्वेश्चन क्या है भाई देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं इवेंट A, B, C are mutually exclusive events such that PA probability of event A is equal to 3x plus 1 divided by 3 B probability of event B 1 minus x divided by 4 and probability of event C 1 minus 2x by 2 शायद तक I think हाँ 1 minus 2x by 2 ओके ये probability A probability B and probability of C given है ठीक है then the set of possible values of x are in the interval किसी एग्जाम आया हुआ है आई थिंक आईटी एडवांस में आया हुआ है तो बहुत सारे कई बुक को मिल जाएगा ये ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी मैं जेई एडवांस आईटी जेई बोल दूं समझना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1/3 1/2 C 1/3 2/3 ओके एंड D 1/3 13/3 अब तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी के बारे में और तो कुछ के बारे में नहीं है और एक बात बोली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है ना तो x से हमें कैसे निकालेंगे हमें तो सिर्फ ये पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम निकाल सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C और तो कुछ आएगा नहीं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बिकॉज A इंटरसेक्शन B क्या है फाई सेट नल सेट है कि नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यार B में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब हो गया इस टाइप से तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक सेट ये रहा दूसरा ये तीसरा ये A B C ठीक है ना दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 0 B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी 0 C इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी 0 एंड ऑल्सो nothing is common between A B and C okay so the probability of A intersection B intersection C should be 0 is that clear not तो यहां से प्रोबेबिलिटी ये सब कितना है 0 तो ये आ गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंडा तो पहले इसको निकाल दे एक बार ठीक है ना अच्छा जी ये कितना आ गया 3x प्लस 1/3 ओनली इसका खेल इतना सही आता है अभी यहां से तुम्हारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ नहीं लेकिन कैलकुलेशन बहुत है चीज की लेंथी है टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन कैलकुलेशन देखते हुए टाइम इतना नहीं लगेगा तुम्हें ठीक है ना तो तुम यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा एलसीएम आएगा 12 ठीक है ना 4 तो 4 का इसे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 12x प्लस ऑफ 3 माइनस 3x 6 प्लस ऑफ 6 माइनस 12x समझ में आ गया इसको हटा दो हटेगी ये कितना 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 तो 13 माइनस 3x बाई 12 ओके ये कहानी होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव खत्म अब ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ही एक्चुअली में यहां तक था ठीक है ना अब देखो x की वैल्यूज पूछा है मतलब इस इंटरवल को ले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इनइक्वालिटी आ गई अब तुम्हें इनइक्वालिटी प्रकट करनी है क्या करनी है इनइक्वालिटी अब सर ऐसे क्वेश्चन इनइक्वालिटी कैसे प्रकट करें
तो तुम्हें एक ही बात पता है प्रोबेबिलिटी की न्यूक्लिडी के बारे में कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में रहेगी। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डालो, मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना 1। राइट अगेन समझ में आ गया? बस क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी उठाऊंगा तो भी ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से 1। राइट अगेन इसका भी यूज करना है। और चारों केस में जो एक्स की वैल्यू है ना वहां से कॉमन पार्ट हटा के आंसर निकाल दूंगा। अब देखो ध्यान से, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं, इस वाले पार्ट को। कौन से वाले पार्ट को? इस वाले पार्ट को, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। इतना तो मुझे पता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। राइट है कि इसका मतलब 13 माइनस 3x बाई 12 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, कंप्लीट आंसर निकालने के बाद देखना चारों केस, 3 तो ये के मैंने और एक ये साथ में एक्स्ट्रा आ चुका है, तब कॉमन लेना, इसके तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। के एक से मिल गया देखो, तो देखो 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस 3x लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -13। ओके, समझ में आया ना? 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर लिखता हूं मैं -3 का डिवाइड कर दूंगा तो x, -3 का डिवाइड किया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 बट लेस देन और इक्वल टू 13/3। ये आ गया पहला केस, तीनों पार्ट में कॉमन देखूंगा। दूसरा केस, ये आ गया पहला पार्ट में लिख रहा हूं। सेकंड पार्ट, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इंडिविजुअल इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 से 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की बात कर रहा हूं मैं। इवेंट ए क्या है? 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लेस देन और इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट आई नीड ओनली x। सो यहां से लिख रहा हूं x 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू कितना, बोलो ध्यान से, लेस देन इक्वल टू 2। तो यहां से x आ गया लेस देन इक्वल टू 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। तुमने अगर यहां से क्वेश्चन कर दिया होता ना, यहां से सर मैं 13/3 से लेस आ रहा है तो यहां तक जा सकता है, और 1/3 तुम बोले ये ऑप्शन है भी, तुम क्या करते करेक्ट कर दे, लेकिन एक्चुअल में x वैल्यू क्या बोला 2/3 से ग्रेटर हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। और ये बोला 13/3, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर मैं क्या आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा, 2/3 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तीनों को कॉमन पार्ट देखूंगा, ठीक है ना। तो यहां से तो बोला 2/3, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, सीधा दिख रहा है मुझे, ठीक है नहीं। दूसरा केस आ गया, 2 केस याद रखो, ठीक है ना। तीसरा केस, तीसरे केस के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, ये आगे इसके आगे कंटिन्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ओके, व्हिच इज गिवन बाय 1 - x by 4 लेस देन इक्वल टू 1। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 1 - x 0 और ये कितना 4, ओके, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना आ गया -x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके। 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दोनों साइड से, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूक्लियर साइन क्या होगा चेंज, x की एक वैल्यू ये आ गई, तीसरा केस, ओके। अब फाइनल केस हो गया 4, केस नंबर 4। फाइनल केस क्या है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। ये वाला फंडा है, मतलब 1 - 2x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 - 2x 2 और 0, ओके। तो यहां से लिख रहा हूं मैं -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ओके। 1 का सब्ट्रैक्शन कर दिया, -2 का डिवाइड कर दो, तो -2 का तुम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये आ गया x लेस देन इक्वल टू -1/2, सॉरी साइन जो है चेंज, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2। 4 केस आगे, चारों कॉमन पार्ट निकालो, ठीक है ना। अब चारों कॉमन पार्ट कहां निकालो, मैं इसको यहां रख कर देता हूं, ठीक है ना। कॉमन पार्ट इन 4 केसेस वी नीड टू कॉमन पार्ट, ओके। तो कॉमन पार्ट निकालते हैं, -13 ये लिख रहा हूं मैं, -13 इधर आ गया, ओके, सॉरी -13 13/3। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 13/3, राइट है। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू
यहां से कितना आ रहा है -3, ये -1/t, हाँ -3 इधर आ गया। ओके, उसके बाद -1/2 और तो कुछ नहीं नेगेटिव, हाँ -1/2, उसके बाद -1/3, नेगेटिव वैल्यू यही है। ओके, अब देखते हैं 13/3 4, हाँ उसके बाद यहां से x वैल्यू कितनी है 1/2, उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू कितनी है और 13/3 2/3, यहां से कितना है 1 2/3, और यहां से देखो इसके बाद इधर आएगा 1, बैठेंगे देखो ये रहा 1, देखो ये कितना है 2/3, 2/3 इज लेस देन 1/1, ऐसे यहां मैक्सिमम के लिए वैल्यू कितनी है 1/2, तो मैक्सिमम यहां पर कितना आएगा 1। नेक्स्ट उसके बाद यहां से कितना आ रहा है 1/3, तो इधर कहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट इधर कितना आएगा 2/3, उसके बाद 1/2, थोड़ा सा लाइन थोड़ा स्पेस कर लो, -13/3। ओके, नेक्स्ट -1/2, नेक्स्ट -1/3, -1/2 लेस होता है, नेक्स्ट 2/3 आ गया, इसके बाद आएगा 1/2 और उसके बाद आएगा 1/3, बैठेगा नहीं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट 13/3 टू 1/3, 1/3 मतलब ये वाला केस, ठीक है ना, और ये पॉइंट क्या काउंट, दूसरा इसके अकॉर्डिंग -1/3 टू 2/3, -1/3 कहां ये रहा, इसके अकॉर्डिंग -1/3 टू 2/3, ये वाला केस, ठीक है ना। तीसरा क्या है 1 2 -3, 1 कहां है ये रहा 1 2, x की वैल्यू मतलब मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा 1, मिनिमम -3 कहां गया यार, ये -3 यहां कहीं आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये कितना है 13/3, अच्छा -3 ये होगा। ओके, गलत कर दिया यार, 13/3 टू हो, इसको एक बार रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये क्या बोला 13/3 टू 1/3, तो ये केस है पहले वाले का 13/3 टू 1/3। दूसरा केस क्या है, दूसरे को x वैल्यू -1/3 टू 2/3, -1/3 टू 2/3 ये रहा। तीसरा केस क्या है, इन दिस केस x 1 से -3, तो 1 ये रहा और -3 कहां है -3 ये, ठीक है ना, ये वाला -3 वाला पार्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू दिस x की वैल्यू 1/2 टू -1/2, 1/2 टू -1/2 ये रहा पार्ट, ठीक है ना। तीनों का सबका कॉमन पार्ट कौन सा है बता सकते हो क्या, देखो ये पार्ट सबका कॉमन आ रहा है, देख लो ये पार्ट, देखो ये वाला पार्ट हर जगह अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें तो है ही है, इसमें देखो ये है कि इसमें भी है, इसमें भी है, तो मतलब ये वाला पार्ट कॉमन है, ये हमारा क्या आंसर, राइट। सो x बिलोंग्स टू कितना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 बट लेस देन और इक्वल टू 1/2, तो ऑप्शन में था क्या, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर क्या आएगा 1/3 टू 1/2, इज दैट क्लियर नॉट। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में है बहुत इजी, समझ के करना, इनक्लूड तो में आती है, राइट है नहीं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मजेदार है, ठीक है ना। तो लिखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। ओके, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको अपन एक कहानी समझते हैं, ठीक है ना। कहानी क्या है, कहानी है दो बच्चों की, ठीक है ना, दो बच्चे 3 बच्चे मान लो, ठीक है ना, राइट है नहीं। ओके, अब देखो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो एक डाइस से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, डाइस से। 2 रूम है मेरे पास, वी हैव 2 रूम, 2 बच्चे क्या एक रूम है और एक अदर बच्चा जो है ना वो दूसरे रूम में। सपोज करो एक्स वाई है 3 बच्चे, एक्स और वाई सेम रूम एंड जेड इन अदर रूम। ओके, सिंपल, समझना मेरी बात, एक्स वाई इन सेम रूम एंड जेड इन अदर रूम। और एक्स और वाई में से कोई एक ऐसा बंदा है जो इंफॉर्मेशन देगा किसको, जेड को, इन अदर रूम। ओके, और एक्स और वाई क्या है, डाइस फेंक रहे हैं,
एक्स और वाई क्या है, डाइस फेंका, एक्स ने डाइस फेंका, एक्स ने क्या किया, डाइस को थ्रोन किया, ओके, और वाई ने उसको नोटिस किया, वाई ने नोटिस किया कि उस पर क्या एक ऑड नंबर आया। सुनना मेरी बात, एक्स ने क्या, सॉरी वाई ने, एक्स ने नोटिस डाइस फेंका, वाई ने नोटिस किया कि एक ऑड नंबर आया, तो वाई के पास इंफॉर्मेशन है कि उसमें क्या है, एक ऑड नंबर है, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, वो अदर रूम में जाएगी। मतलब इंफॉर्मेशन समझ में आया क्या है, इंफॉर्मेशन समझ में आया क्या है कि एक्स ने डाइस को फेंका, राइट कि नहीं, एक्स ने डाइस को थ्रोन किया, वाई ने नोटिस किया कि एक ऑड नंबर आया। अभी इंफॉर्मेशन गई किसके पास, जेड के पास, इन अदर रूम। अब जेड को बताना है, जेड ने उसको बता दिया कि भाई ऑड नंबर आया है, ओके, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इन दिस ऑड नंबर द अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। जब एक तुमने कुछ नोटिस किया, एक इवेंट यहां ऑलरेडी हो चुकी है, क्या, ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर भी तो आ चुका है, ऑड नंबर एक इवेंट नहीं है क्या, तो वो भी तो हो चुका है। अब उस ऑड नंबर में क्या बताना, अब एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि भाई ऑड नंबर आ चुका है, अब ऑड नंबर में से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या है, तो ऑड नंबर तुम्हारे पास क्या है, 1 3 5, ओके। अब उसने बोला है प्राइम नंबर क्या है, 3 5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। अब किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर। सुनना मेरी बात, डाइस को फेंका, तो अब टोटल फेवरेबल कैसे, अब तुम टोटल फेवरेबल 6 नहीं है, एक्चुअल में 3 है, राइट है कि, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि भाई ऑड नंबर से प्राइम नंबर चाहिए, तो टोटल केस कितने, 3, राइट है कि। अब प्राइम नंबर फेवरेबल केस कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, राइट है। अब यहां पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ने बोल दिया पहले ही कि भाई अब तुम्हारे पास ऑड नंबर में से प्राइम नंबर चाहिए। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन ऑड हैज ऑलरेडी अकर्ड। समझ में आया कुछ, तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कैसे निकालेंगे, ये बोलते हैं अपने को, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, सुनना मेरी बात, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज known as probability of event, probability of event A when event B already has occurred। समझ में आया क्या, इवेंट बी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद सैंपल स्पेस निकालने हैं तुम्हें, रेडी है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, आइए तो समझ में आ गया, सिंपल ऐसे ही था ना। अरे पहले उसने नोटिस किया ऑड नंबर आ चुका है, तो उसको पता चल गया ऑड नंबर आ चुका है, ऑड नंबर के होने की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, और ऑड नंबर ऑलरेडी हो चुका है, इवेंट ऑफ ऑड नंबर ऑलरेडी हैज अकर्ड, ठीक है ना। अब उस ऑड नंबर में पूछा है उसने जेड से कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस ऑड नंबर में से क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। अब तुम्हारे पास प्राइम नंबर के केस कितने, यू हैव ओनली 2 cases, either 3 or 5, okay, so the probability will be 2/3, okay, not 2/6, that is the funda of conditional probability, okay। तो इसको नोट कर लेना। अब इसके बाद कुछ 1-2 एग्जांपल कराता हूं। कुछ एग्जांपल करना पड़ा अलग से। b is not equal to 0 मतलब इसका मतलब क्या हो गया, b is not equal to 5 मतलब नल इवेंट नहीं है, ठीक है ना, नल सेट नहीं है, नल सेट हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0, ओके। अब देखो फंडा क्या एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सुनना, देखो मैं तुम्हें बताऊं, a bag contain 2 red and 3 black balls, okay, ये फंडा है। 1 ball is drawn from the bag, one ball is drawn from the bag, okay, from the bag, क्वेश्चन समझना, from the bag and
this ball is not replaced in the bag and this ball is not replaced in the bag ओके बैग को मैं उसको रिप्लेस नहीं किया ओके ठीक है ना देन अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग उसके बाद क्या बोल रहे हैं देन अ सेकंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग देखो मुझे पता है मैथ साइंस के बच्चों के लिए थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट टिपिकल लगता है लेकिन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट है जिसका थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है राइट है कि नहीं तो भैया इसमें इंटरेस्ट जगाओ राइट है कि नहीं तो ये क्या बोल रहा है सेकंड बॉल ड्रॉन किया पहली बार क्या किया एक बैग में 2 रेड 3 ब्लैक बॉल है उसमें से मैंने क्या किया एक बॉल निकाल ली ओके एक बॉल निकाल ली और उसको वापस उस बैग में नहीं रखा ओके बैग में नहीं रखा इसका मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट का लोचा आएगा सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी एम आई राइट और रॉन्ग मैंने बॉल को रिप्लेस नहीं किया है तो सेकंड बॉल जब ड्रॉन करोगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट करेगा दैट मींस डिपेंडेंट इवेंट ओके अब सेकंड बॉल ड्रॉन की अब देखो इसमें इवेंट ए और इवेंट बी डिफरेंट करता हूं इवेंट बी डिनोट्स यहां रखना इवेंट बी क्या है अकरेंस ऑफ रेड बॉल अकरेंस ऑफ रेड बॉल in the first drawn okay in the first drawn second event A के event A occurrence a black ball in the second drawn ओके अब इसको थोड़ा देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी पता चल चुका तुम्हें कि एक बॉल तुमने ऑलरेडी निकाल चुकी फर्स्ट राउंड में वो कैसी है रेड बॉल ठीक है अब तुम क्या करो सेकंड बॉल में बॉल ड्रॉ कर लो कब जब एक रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है यू ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वन इवेंट दैट अ रेड बॉल ऑलरेडी हैज डन अकर्ड ठीक है ना निकल चुकी है अब तुम्हें किसकी निकालनी probability of a black ball in second round while the probability of a red ball in first round has already occurred is that clear or not तो मैं तुमसे पूछूं पहली बात तो मुझे बताओ मैं तुमसे पूछूं probability of event B कितना है तुम ऑलरेडी बता दो probability of event B देखो बैग है बैग में क्या बोल रहा है 2 रेड 3 ब्लैक ओके इवेंट बी क्या बोल रहा है रेड बॉल आना चाहिए फर्स्ट ड्रॉन क्या आना चाहिए रेड बॉल अब रेड बॉल में देखो तुम्हारे पास कितनी रेड बॉल दो में से कोई एक ऑप्शन किसने 2 डिवाइड बाई टोटल केसेस कितने ये तो आ गई फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए सेकंड ड्रॉन ठीक है ना सेकंड ड्रॉन कैसा आना चाहिए ब्लैक बॉल इसको कैसे लिखूंगा पी ए वाई बी क्यों अरे भैया रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अपन ने ऑलरेडी निकाल चुके when occurrence of red ball in the first round already has done now you have to find the probability of a black ball in second round while a red ball already has drawn in the first round okay तो इसको क्या लिखूंगा मैं बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी तुम ऑलरेडी पता है अरे भैया ब्लैक बॉल कितने रिमेनिंग ब्लैक बॉल तुम्हारे पास है इसमें 3 ठीक है ना टोटल बॉल कितने हैं 5 नहीं है एक ऑलरेडी अकड़ हो गया 3/4 समझ में आई बात तो ये क्या है इसको मैं कैसे लिखूंगा देखो ध्यान से इसको देखो ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी इसको मैं ऐसे probability of a black ball in second round while a red ball already
ऑलरेडी ड्रॉन इन द फर्स्ट ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ समझ में आई बात? इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर ये इंफॉर्मेशन ये नहीं देता कि 2 बॉल निकाली, इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं, इसमें बोल दिया रिप्लेस कर दिया, रेडी? इसने चलो रिप्लेस नहीं किया, इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी, इसने देखो क्वेश्चन समझना, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, समझना इसको, मैं इसमें रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, ये तो मैं समझ में आ गया वो। इवेंट ए 2 रेड 3 ब्लैक, ठीक है ना, रिप्लेस नहीं कर रहा हूं मैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, इससे समझना, विदाउट रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन को समझना, रिप्लेसमेंट। चलो ठीक है, इवेंट बी मेरी क्या है, तुमने इवेंट बी में बस इतना नहीं बोला, रेड या ब्लैक कुछ भी आ सकता है, ड्रॉइंग अ बॉल ऐसे लिखो, इवेंट ए, ऐसे नहीं, इवेंट ए, इवेंट बी ड्रॉइंग अ बॉल इन फर्स्ट ड्रॉन, ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम बोलोगे सर 2/, हो सकता है रेड आ जाए, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, और हो सकता है तुमने रेड की वजह ब्लैक निकाल ली, उसने अब ये तो नहीं बोला ना कि फर्स्ट की ब्लैक ही आए या रेड आए, पहले क्या थी, रेड की इंफॉर्मेशन थी, नाउ यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, इट मे बी ब्लैक और मे बी रेड, तो +3/5, ओके, आइदर रेड और ब्लैक, इज दैट क्लियर? दोनों एक साथ तो आ नहीं सकती, एक ही बॉल निकाल लो, तो ये इंटरसेक्शन बी वाला फंडा हो नहीं सकता, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ब्लैक निकालोगे और एक रेड निकालोगे, ठीक है ना, तो ऐसा तो कोई बॉल ही नहीं है कि एक ब्लैक भी हो रेड भी हो, रेड है कि नहीं? दूसरा केस, दूसरा इवेंट क्या है, अब इसमें रिप्लेसमेंट नहीं किया, ड्रॉइंग इवेंट ए, ड्रॉइंग अ बॉल, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ठीक है, अब ब्लैक बॉल, देखो सर ब्लैक बॉल का फंडा अलग इस केस में, इन सेकंड ड्रॉ, यहां देखो इवेंट है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कैसे, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से कलर की निकली है, हो सकता है ब्लैक की, हो सकता है रेड की, बट यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन दैट विच कलर एग्जैक्टली कौन सा कलर, यू डोंट नो, बट यू हैव इंफॉर्मेशन दैट 1 बॉल ऑलरेडी हैज ड्रॉन, तो यानी कि 1 बॉल ऑलरेडी हैज ड्रॉन, इसका मतलब एक इवेंट ऑलरेडी है, अगर हो चुकी है, अब तुम्हें क्या निकालना है, एक ही, अब देखो कैसे निकालना, अगर हो सकता, देखो अगर तुमने क्या किया, ब्लैक बॉल निकाला, ठीक है ना, सपोज करो अगर रेड बॉल निकला है, तो ब्लैक बॉल रिमेनिंग कितने थे, 3, तुमने फर्स्ट ड्रॉ में अगर सेकंड बॉल तुमने रेड निकाला होगा, तो फर्स्ट ड्रॉ में अगर तुमने बॉल रेड निकाला था, तो सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल कितनी, 3, और टोटल बॉल 4, क्योंकि एक बॉल तो ऑलरेडी निकल चुका है, कैसे भी करेंगे, प्लस क्यों आएगा, हो सकता है पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल ही निकला हो सकता है फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल ही निकला हो, रेडी, तो ब्लैक बॉल अब कितने, 2, बट बॉल तो 4 ही, रेडी, समझ में आया? ओके, तो ये तुम्हारा फंडा रहेगा, ठीक है, सेकंड ड्रॉ इवेंट ड्यूरिंग अ ब्लैक बॉल, PA/B 3/4 प्लस 2/4, अरे 5/4 नहीं आएगा, ड्यूरिंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में अगर रेड बॉल निकला है 3/4, और अगर ब्लैक बॉल निकला है 2/4, इसको भी रफ कर दें तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 आ गई, प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 होगी, वो अलग अलग केस करेंगे, लेकिन समझ में आ गया ना कि क्या कहना चाह रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तब जाके दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की, when a event already has occurred then the probability of event, A/B मतलब probability of A/B means probability of event while B has already occurred, जैसे मैंने बोला ना, डाइस पे का एक बच्चे को पता चल गया कि हाँ भाई ऑड नंबर आया, अब उसने दूसरे को पूछा कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन प्राइम नंबर व्हेन एन ऑड नंबर ऑलरेडी हैज अकर्ड, तो ऑड नंबर केस कितने तुम्हारे पास, टोटल केस 3, अब उसमें तो प्राइम बताना है, प्राइम कितने थे 2, तो 2/3, इज दैट क्लियर? बाकी पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, बहुत शानदार टॉपिक है, और इसके बेस पर नेक्स्ट कल हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके,
और उसके बाद हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बेस पर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व निकालेंगे, इसके समझ में आ जाए फंडा कंप्लीटली। ओके, और इसकी कुछ स्पेशल नोट्स उनको डिस्कस करें। तो आज की क्लास में इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।